नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आशा है ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। आपकी पाठ्यक्रम की दृष्टि से भी यह बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इसका पार्ट 3, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। इसमें आज हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में और कैंसर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एड्स क्या है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। इसे याद रखने की जगह आप सिर्फ यह याद रखिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। और यह जो रोग है वह HIV वायरस से होता है, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होता है। इसमें होता क्या है, यह एड्स में जो हमारी हेल्पर टी सेल होती है वहाँ पर ये अटैक करता है और इस टी हेल्पर सेल को किल कर देता है, ठीक है। इस कारण से जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वह कम हो जाती है, वीक हो जाती है और यह जीवन काल में उपार्जित होती है। अर्थात यह है कि यह जन्मजात नहीं होती बीमारी, यह बाद में होती है, जन्म के बाद होती है। और इसमें हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, यानी हमारी जो इम्यूनिटी है, वह लो हो जाती है, कम हो जाती है। और इसका पता सबसे पहले कब चला था? 1981 में इसका पता चला था। अगर हम बात करें एड्स के बारे में, तो यह क्या है? एक विषाणु से होने वाला रोग है। यह मानव में प्रतिरक्षा प्रणाली को कम कर देता है। जिस वायरस से होता है उसका नाम HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। यह जो HIV वायरस है वह एक प्रकार का रेट्रो वायरस है या पश्च विषाणु है, ठीक है। या इसके कहते हैं, इसको हम रेट्रो वायरस या फिर पश्च विषाणु फैमिली का है HIV वायरस, ठीक है। अगर हम इस रेट्रो वायरस को देखें कि जैसे ही इस रेट्रो वायरस ने इन्फेक्शन किया सेल के अंदर, तो सेल के अंदर आने के बाद ये DNA बनाता है। और जब आपको पता है RNA से DNA बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यह जो RNA है बेसिकली वह बाद में DNA बनाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा। अभी जब ये DNA बन गया तो ये DNA बनने के बाद वापस से होस्ट जीनोम में चला जाता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर मानव का जीनोम है, यानी ह्यूमन सेल का जीनोम है, वहाँ पर जाके उस जीनोम के साथ में बाइंड कर लेता है, मतलब DNA के साथ में बाइंड कर लेता है। अब जब कभी भी होस्ट का DNA रिप्लिकेट करेगा तो उसके साथ साथ ये वायरस भी रिप्लिकेट करेगा और नए वायरस की प्रतिकृति का निर्माण करेगा। और इस तरह से नए नए वायरस के बनना शुरू हो जाते हैं। जब ये वायरस फिर से बनते हैं तो ये वायरस क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं हेल्पर टी सेल के पास, ठीक है। टी लिम्फोसाइट के जो हेल्पर सेल होती है उसके पास जाते हैं और उसको किल करने का काम करते हैं। आपने इससे पहले जब आपने पढ़ा है कि जो टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं वो टी लिम्फोसाइट कोशिका बी लिम्फोसाइट को मदद करती हैं अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाने में, मतलब एंटीबॉडीज़ के डेवलपमेंट में हेल्प कौन करता है, एंटीबॉडीज़ को बनाने में, निर्माण करने में सहायता कौन करता है? टी लिम्फोसाइट करता है। तो अगर ये टी लिम्फोसाइट की हेल्पर सेल ही अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो यह एंटीबॉडीज़ बनाना मुश्किल होगा बी लिम्फोसाइट के लिए। तो इसी तरह से यह हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर देता है? वीक कर देता है एड्स का HIV वायरस। ये लिखा हुआ है, देखिए, रुधिर में छोड़े गए संतति विषाणु सहायक टी लसिकाणु, मतलब वो टी लिम्फोसाइट पर हमला करते हैं। इसकी वजह से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में सहायक टी लसिकाणु की संख्या में कमी होने लगती है और इसके बाद बुखार आने लगता है, दस्त होने लगते हैं और वजन भी कम होने लगता है। अब जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी आसानी से उस व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं। तो इस कारण से क्या होता है, जीवाणुओं, विशेषकर माइकोबैक्टीरियम, विषाणुओं, कवकों, यहाँ तक कि टॉक्सोप्लेन्स जैसे परजीवियों के संक्रमण का शिकार हो जाता है। जिस व्यक्ति को HIV इन्फेक्शन हो जाता है उसमें क्या होता है कि जीवाणुओं जैसे माइक्रोबैक्टीरियम, विषाणुओं, कवकों आदि का इन्फेक्शन इजीली हो जाता है, क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा जो प्रणाली है वो कमजोर हो चुकी होती है। HIV कैसे फैलता है, इसका संक्रमण क्या क्या कारण है? कि संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क में आने के बाद फैलता है, संदूषित रक्त या रुधिर उत्पादों के साधन से, जैसे कि ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड डोनेशन में अगर किसी HIV पर्सन का ब्लड किसी व्यक्ति में चढ़ा दिया गया तो उसको भी वो HIV कॉज हो जाएगा। तीसरा है संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से। जैसा कि आप देखते हैं कि डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं किसी चीज़ का, और अगर उन्होंने सिरिंज चेंज नहीं किया, वो नीडल चेंज नहीं किया, तो अगर संक्रमित व्यक्ति की नीडल एक सामान्य व्यक्ति को लग जाएगी तो उसको भी संक्रमण आसानी से हो जाएगा। ऐसे ही कुछ लोग क्या करते हैं, ड्रग लेते हैं इंजेक्शन की हेल्प से। तो ड्रग्स जो लेते हैं वो क्या करते हैं, एक इंजेक्शन का उपयोग करते हैं और सभी लोग आपस में ड्रग ले रहे होते हैं, इस कारण से भी उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चौथा है संक्रमित माँ से बच्चे को। नैदानिक परीक्षण मतलब डायग्नोसिस, हम कैसे पता लगाते हैं किसी व्यक्ति को एड्स है? तो इसके लिए हम जिस मेथड का यूज़ करते हैं उसको हम एलिसा कहते हैं। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। इस प्रणाली के द्वारा हम परीक्षण करते हैं कि किसी व्यक्ति को एड्स है या नहीं है, मतलब HIV का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं, ये पता करते हैं हम एलिसा टेस्ट से। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे।
नेक्स्ट, एड्स का उपचार कैसे करते हैं। देखिए, एड्स का कोई भी उपचार नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है जैसे मलेरिया के लिए हमने दवा खा ली और मलेरिया ठीक हो गया, ऐसे एड्स का उपचार नहीं किया जाता है। एड्स के लिए क्या करते हैं, जो हेल्पर टी सेल हमारी कमज़ोर हो रही है, जो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हम प्रतिपक्ष विषाणु दवाइयाँ लेते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाती रहती हैं, लेकिन यह सिर्फ हमें जीवित रहने में मदद करती हैं, संक्रमित व्यक्ति का पूर्णतः उपचार नहीं करती हैं। रोकथाम कैसे, क्योंकि हम एड्स को ठीक नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें इसका रोकथाम करना आवश्यक होता है। तो रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, एक तो हम सही मॉनिटरिंग करें, मतलब जो व्यक्ति संक्रमित है उसको उसकी देखभाल करें कि कहीं किसी और को उससे किसी और को ना फैल जाए। दूसरा, जन जागरूकता फैलाएं, कैसे कि हम लोगों से कहें कि सुरक्षित यौन संबंध बनाइए, कंडोम का उपयोग करिए, साथ ही डिस्पोजेबल सुइयों का उपयोग करिए, किसी भी सिरिंज को जो एक बार उपयोग की गई उसे दोबारा उपयोग मत करिए। तो इस तरह से अगर हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे तो भी हम इसे रोक सकते हैं। और इसके अलावा यही सब जो चीज़ें हैं, वही आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि HIV संक्रमण को रोकने के लिए WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या क्या कार्य किए हैं। तो उन्होंने कुछ कार्यक्रम चलाए हैं, जिनमें से पहला है रक्त बैंकों की रक्त को HIV से मुक्त करना, मतलब जो ब्लड बैंक होती है वहाँ पर जो ब्लड रखा जाता है वो HIV मुक्त हो, उनमें किसी भी HIV पर्सन का ब्लड ना हो। दूसरा, सार्वजनिक और निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में केवल प्रयोज्य डिस्पोजेबल सिरिंज का उपयोग करना, मतलब ऐसी सुइयों का उपयोग करना जो एक बार उपयोग करने के बाद वापस फेंक दी जाए, जिनका दोबारा से उपयोग ना हो, इसकी व्यवस्था करना। साथ ही कंडोम का मुफ्त में वितरण करना, सुरक्षित यौन संबंधों की सिफारिश करना और HIV के लिए नियमित जांच करना। तो ये था एड्स के बारे में, और अब हम पढ़ लेते हैं कैंसर के बारे में। ये कैंसर क्या है। आप सभी लोग कैंसर से बहुत अच्छे से परिचित होंगे। कैंसर में क्या होता है, सबसे पहले एक ट्यूमर फॉर्म होता है। तो देख लेते हैं एक बार कि जो प्रसामान्य मतलब जो हमारी सामान्य कोशिकाएं होती हैं, उनमें क्या होता है, एक गुण होता है जिसे हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं, संस्पर्श संदमन। ये कौन सा गुण होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का, मतलब अगर मान के चलो इस पूरी जगह में कोशिकाएं हैं, ये कोशिका एक दूसरे से चिपकी रहती हैं, और इनको पता होता है कि इसके आसपास भी कोशिका है, यहाँ भी कोशिका, यहाँ भी कोशिका, यहाँ भी कोशिका, यहाँ भी कोशिका है। तो अब मुझे क्या नहीं करना है, डिवीजन नहीं करना है, लेकिन किसी भी कारण से मैं चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो क्या हो जाता है, मतलब चलो ये एक सेल थी और आसपास की सेल पूरी खराब हो गई, खत्म हो गई, तो ये कोशिका आप देख लेते हैं कि मेरे आसपास कोई भी सेल नहीं है, इसका मतलब मुझे कोशिका विभाजन करना पड़ेगा, और वह कोशिका अपने आसपास की कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और इस तरह से अपनी कोशिका विभाजन करती है। और जैसे ही उसके आसपास सारी कोशिकाएं आ गई, तो वह क्या करती है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को बंद कर देती है। इसी प्रक्रिया को हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। पर जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, यानी जो कैंसर वाली कोशिकाएं होती हैं, उनमें ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का जो गुण है वो समाप्त हो जाता है। इस कारण से वो समझ नहीं पाती कि मेरे आसपास बहुत सारी कोशिकाएं पहले से उपस्थित हैं, तो वो अनियंत्रित ग्रोथ करती जाती हैं, अनियंत्रित वृद्धि करती चली जाती हैं, और वहाँ पर किसी ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेती हैं। ठीक है, जैसा यहाँ लिखा है, कैंसर कोशिकाओं में संस्पर्श संदमन यानी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का गुण समाप्त हो जाता है। इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रखती हैं, और इस कारण से कोशिकाओं का एक भंडार खड़ा हो जाता है, जिसे हम अर्बुद या ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, अभी जो ट्यूमर है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है दुर्दम यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो इतना घातक नहीं होता, जैसे आप देखते हैं किसी के हाथ पर अगर कोई ट्यूमर बना हुआ है, कोई गठान पड़ गई है, या सिर में कोई गठन पड़ गई है, या पैर में कोई गठन पड़ गई है, तो उसे डॉक्टर क्या करते हैं, काट देते हैं और निकाल देते हैं, उससे ज़्यादा हानि नहीं होती। मतलब वह जो ट्यूमर होता है वो एक ही स्थान पर रहता है, वो एक जगह दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं होता, और उसे हम काट कर आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को मैलिग्नेंट ट्यूमर है, उसके ट्यूमर में से कुछ कोशिकाएं रक्त के द्वारा शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरित हो जाती हैं, और जिस भाग में जाके वो रुक जाती हैं, उसी भाग में फिर से ट्यूमर का निर्माण करने लगती हैं। तो इस तरह से पूरे शरीर में ही ट्यूमर का निर्माण होने लगता है, और यह व्यक्ति के लिए बहुत ही घातक होता है। तो कैंसर के कारण कौन कौन से हैं, किस कारण से होता है। तो कैंसर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से इनके कारणों को हम क्या कहते हैं, कैंसर जन कहते हैं, या इंग्लिश में इन्हें हम कार्सिनोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको इंग्लिश में हम, कार्सिनोजन। ये जो कार्सिनोजन या फिर कैंसर कारक होते हैं वह कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे भौतिक कारक, रासायनिक कारक या जैविक कारक। तो जरा एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। भौतिक कारक में हम देखें तो एक्सरे, गामा रे, परावैंगनी विकिरण के कारण से कैंसर हो सकता है। दूसरा रासायनिक कारक, जैसे लोग तंबाकू खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उस कारण से उनके अंदर क्या हो जाता है, टोबैको चला जाता है, उस टोबैको कारण से रासायनिक परिवर्तन होते हैं और उनको कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये कैसा होगा, रासायनिक कारक। तीसरा है जैविक कारक। तो जैविक कारक में कौन सा आ गया, विषाणु। कौन सा विषाणु, ऑन्कोजिन। ऑन्कोजिन एक प्रकार का वायरस होता है, जिसके इन्फेक्शन के कारण से क्या हो जाता है, कैंसर होने की संभावना होती है। फिर एक और होता है कोशिकीय ऑन्कोजीन। ये एक प्रकार का जीन होता है जो हमारी कोशिका में नॉर्मली पाया जाता है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो यह भी क्या करने लगता है, अनियंत्रित वृद्धि करने लगता है और ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसे आप देख लेंगे कि एक्सरे का हमारे कैसे करते हैं, डीएनए को हानि पहुंचाते हैं। तंबाकू के धुएं में रासायनिक पदार्थ होता है जो कैंसर कारक होता है। इसके अलावा विषाणु होता है जो क्या अर्बुदीय विषाणु वायरस कहलाता है, जिसे हम ऑन्कोजीन वायरस भी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कैंसर अभियान या निदान, मतलब कैंसर का हम पता कैसे करते हैं, परीक्षण कैसे करते हैं। तो कैंसर के परीक्षण के लिए हम एक
टेक्निक का उपयोग करते हैं उस टेक्निक को हम बायोप्सी कहते हैं। जो बायोप्सी तकनीक है उसमें क्या किया जाता है, जिस व्यक्ति में संभावना होती है कि इसको कैंसर हो सकता है, उसकी एक ऊतक को लिया जाता है, एक टिश्यू को लिया जाता है और इस टिश्यू को लैब के अंदर ले जाके इसकी वृद्धि कराई जाती है। जब इसकी वृद्धि कराते हैं तो उसमें देखते हैं कि ये जो कोशिकाएं हैं इसकी ऊतक की, वो कितनी ग्रोथ कर रही हैं। अगर इन कोशिकाओं में वृद्धि जो हो रही है उससे ट्यूमर फॉर्म हो रहा है, उससे ट्यूमर बन रहा है, उससे कोई गठन बन रही है, तो उसे समझ में आ जाता है कि इसको कैंसर रोग है। यही लिखा हुआ है, ऊतक विकृति यानी हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययन करके हम बढ़ती कोशिका की गणना करते हैं और इसका परीक्षण करते हैं। इस तकनीक को हम बायोप्सी कहते हैं। ये तकनीक हम उन चीज़ों के लिए कर सकते हैं, अगर बाहरी क्षेत्र में कोई गठान है तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर शरीर के आंतरिक भाग में कोई गठान हो गई है, आंतरिक भाग में कोई ट्यूमर बन गया है, तो उसके लिए हम रेडियोग्राफी, एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी तकनीकों का प्रयोग करते हैं। इसका उपचार कैसे किया जाता है, तो आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, या तो उस गठान को काट के निकाल देते हैं तो उसे हम ऑपरेशन कहते हैं, या शल्यक्रिया कहते हैं, तो ऑपरेशन के द्वारा भी हम ट्यूमर को खत्म करते हैं। दूसरा है विकिरण चिकित्सा, जिस रेडिएशन थेरेपी कहते हैं, जिसमें रेडिएशन दिया जाता है शरीर के अंदर वाले भाग में, जहाँ कहीं भी ट्यूमर होता है या गठान होती है, उसको तोड़ने के लिए कुछ रेडिएशन, कुछ किरणें अंदर भेजी जाती हैं जो कि उस ट्यूमर को तोड़ देती हैं। इसी को हम विकिरण चिकित्सा कहते हैं। तीसरा है प्रतिरक्षा चिकित्सा, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है और उन कोशिकाओं को टारगेट किया जाता है जिनको किल करना है या ख़त्म करना है। फिर रसो चिकित्सा औसत, इसका मतलब है कीमोथेरेपी। क्या मतलब इसका, कीमोथेरेपी मतलब जब हम कुछ रासायनिक पदार्थों यानी दवाइयों का उपयोग करके ट्यूमर को समाप्त करते हैं तो उसे हम कीमोथेरेपी या रसो चिकित्सा कहते हैं। तो आजकल क्या हो रहा है, कैंसर के उपचार में इन तीनों विधियों को एक साथ उपयोग किया जा रहा है, विकिरण, प्रतिरक्षा और रसो चिकित्सा। तो हम रेडिएशन भी देते हैं मरीज को, ठीक है, प्रतिरक्षा चिकित्सा भी देते हैं और कीमोथेरेपी भी देते हैं। तो ये था आज का टॉपिक कैंसर और एड्स जो हमने पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे इसका लास्ट टॉपिक, जिसमें हम ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे और इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अच्छे से तैयारी करिए, पढ़ते रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।